हेलो, मोशन लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्रुति मालवीय आज आपको लेक्चर 9 में फास्फोरस के हैलाइडों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, फास्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली के तीसरे आवर्त का तत्व है, आप लोग सभी जानते हैं। और इस फास्फोरस के दो टाइप के हैलाइड, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड पाए जाते हैं। PCl3 भी पाया जाएगा तो PCl5 भी पाया जाएगा। ठीक है, तो उन सभी के बारे में, उनकी ज्यामिति के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, बंध लंबाइयों के बारे में, सभी के बारे में इस लेक्चर में हम अच्छी तरीके से आज बात करने वाले हैं। तो फास्फोरस के हैलाइड्स शुरू करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे किसकी? फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स की। उसमें भी हम बात करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स की। देखो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे। PCl3 देखिए बनता कैसे है, देखें। यानी कि PCl3 के विरचन, PCl3 का जो विरचन है वो किस प्रकार से किया जाता है? या तो आप श्वेत फास्फोरस को, है ना, विरचन की यदि मैं बात करूं, PCl3 का विरचन, PCl3 के विरचन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका श्वेत फास्फोरस है इसकी रिएक्शन आपको क्लोरीन से करवानी पड़ेगी बेटे। क्लोरीन से जब आप रिएक्ट करवाओगे तो ये सीधा सीधा आपको क्या देगा? फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड देगा। या फिर आप श्वेत फास्फोरस की ही थायोनिल क्लोराइड के साथ में SOCl2 के साथ में रिएक्ट करवा देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा बेटे? PCl3 मिलेगा। तो इस तरीके से फास्फोरस का विरचन यहाँ से आपको मिल सकता है। थायोनिल क्लोराइड से भी मिल सकता है और आपके Cl2 से भी मिल सकता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं आप। देखिए, ये लो जी, हो गया बैलेंस। यहां पर भी आप इसको चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। और यहां से क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? SO2 गैस अलग हो जाएगी और S2Cl2 गैस अलग हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? श्वेत फास्फोरस की शुष्क क्लोरीन के साथ में यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलती है? फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड मिलता है। या फिर श्वेत फास्फोरस की आप जो है थायोनिल क्लोराइड, किसके साथ में बेटे? थायोनिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो भी आपको क्या मिलेगी? फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड यहां से आपको प्राप्त करेगा। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की विरचन की निम्न विधियों को आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसके संकरण की और इसकी ज्यामिति की। तो देखिए, संकरण और ज्यामिति, फास्फोरस के ट्राइक्लोराइड का संकरण यदि हम निकालें तो इसका संकरण देखो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का संकरण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फास्फोरस के और क्लोरीन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में बेटे? 5 होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 7 3 21। तो टोटल कितना हो गया बेटे? 26। इसको आप डिवाइड कर दोगे 8 से। 8 की टेबल आपको बोलनी है तब तक जब तक कि आपका 26 नहीं आ जाता है। 26 तो नहीं आएगा पर 3 बार आपको आएगा 24। 8 3 24। बचा हुआ जो 2 है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो टोटल हो गया 4। ये संकरण निकलवाना मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में सिखाया था। अब यहाँ पर 4 आ गया। 4 का मतलब है यानी कि यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं संकरण में बेटे? 4। 1 S और 3 P। तो संकरण कौन सा हो जाएगा आपका? sp3। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। परंतु फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस के पास में केवल 3 ही बंध कोण हैं, 3 ही बॉन्ड पेयर्स हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर होने की वजह से यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट होगा? एक लोन पेयर उपस्थित होगा। और इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जबकि टेट्राहेड्रल में मैंने आप लोगों को बताया है, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 109.28 डिग्री का। जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.28 डिग्री से कम होगा। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी बच्चे? त्रिकोणीय पिरामिडी। त्रिकोणीय पिरामिड इसकी ज्यामिति होगी। बोली बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार का यहाँ पर संकरण sp3 पाया जाएगा और त्रिकोणीय पिरामिड इसकी ज्यामिति होगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार की यहाँ पर ये जो वेज डैश यहाँ पर आपको चित्र नजर आ रहा है, इसमें जो ये वेज है ये आपकी आंखों के सामने वाला है और ये डैश वाला जो क्लोरीन है आंखों से दूर की तरफ वाला है। तो इसको इस वेज और डैश से ही शो करते हैं। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? ये एक ट्राइंगल बना लेता है और बंद कोण जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो जाता है।
ठीक, संकरण और ज्यामिति के बाद में इसकी बात करेंगे। अब देखिए इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला गुण इसका देखिए, जो PCl3 है, ये PCl3 नम वायु के साथ में, यानी कि मॉइस्चर वाली एयर के साथ में, जिसमें H2O की थोड़ी सी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनके साथ में रिएक्ट करके क्या देता है, सफेद सफेद कलर का धुआं देता है। वो जो धुआं होता है वो किसका होता है बच्चों, HCl का वो धुआं होता है। यानी कि PCl3 नम वायु के साथ श्वेत धूम्र देते हैं। जब आप परख नली में PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं, तो PCl3 जब भी बनती है तो हम क्या करते हैं, परख नली को ऐसे पानी से भीगी हुई छड़ के पास में लेके जाते हैं, तो वहां से ऐसे सफेद सफेद कलर की गैस निकलती हुई हम लोगों को नजर आती है। वो सफेद कलर की जो गैस होती है बेटा वो HCl की होती है। ठीक है, तो वही श्वेत धूम्र आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। PCl3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, जो हमारा मॉइस्चर है, जो नमी है वातावरण की, उसके साथ में रिएक्ट करके क्या देगी आपको, 3 तो HCl देगी, जिसके आपको श्वेत धूम्र आपको देखने को मिलेंगे। श्वेत धूम्र आपको देखने को मिलेंगे। श्वेत धूम्र किसके होते हैं बेटे, इस HCl के ही होते हैं। और यहाँ से POH का होल थ्राइस अलग हो जाता है। ये OH देख करके आप कंफ्यूज ना हो, ये POH का होल थ्राइस का मतलब ये नहीं है कि ये बेस है, क्षार नहीं है। ये कौन है बेटे, अम्ल है। कौन सा अम्ल, H3PO3, ये एक अम्ल होता है बेटा। इसका नाम क्या है, फास्फोरस अम्ल। क्या नाम है इसका, फास्फोरस अम्ल। बट आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ भी मिलता है, ताकि आप इसको बेस समझे। ये बेस नहीं है बेटा, ये कौन है, एसिड। क्या नाम है इसका, फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल होते हैं ये। ठीक है, तो PCl3 नमी के साथ में रिएक्ट करके क्या देता है, श्वेत धूम्र देता है, व्हाइट कलर का धुआं देता है। और साथ में क्या मिल जाता है आपको, साइड प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड के रूप में आपको साइड प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसका जो है, इसके OH समूह के साथ में भी ये रिएक्शन करता है। यानी कि OH समूह के साथ में भी PCl5 की रिएक्शन होती है। किस प्रकार से होती है, तो देखो दूसरा इसका गुण है, OH समूह के साथ ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं शो करता है, देखिएगा। अब OH समूह आपके अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के पास भी होता है, आपके एसिटिक एसिड के साथ भी होता है। मतलब एसिड हुआ, आपका जो अल्कोहल हुआ, उन सभी के पास में कौन होता है, OH समूह उपस्थित होता है। तो OH समूह के साथ में, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ले लेती हूँ इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल के साथ में यदि आप PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल क्या करता है, 3 इथाइल अल्कोहल के साथ में, 3 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। और यहां से वही H3PO3 आपको अलग देखने को मिल जाता है। यदि इसी प्रकार से एक और रिएक्शन में यहां पर करवाऊं, जो कि मैं करवाना चाहती हूं एसिटिक अम्ल के साथ। एसिटिक अम्ल के साथ में भी यदि मैं PCl3 की रिएक्शन यहाँ आपको करवाऊं, तो आप देखेंगे कि वही रिएक्शन दोबारा से होगी। क्या होगा, ये P इन सारे OH को लेकर के निकल जाएगा और Cl को यहाँ पर छोड़ जाएगा। यानी कि 3 मोल आपको CH3COCl कार्बोनिल क्लोराइड के 3 मोल मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या फ्री हो जाएगी, POH का होल थ्राइस। ये POH का होल थ्राइस भी यही है, कौन है, फास्फोरस अम्ल H3PO3। इसको आप क्षार समझने की गलती कतई ना करें। मतलब क्या हो रहा है, PCl3 नम वायु के साथ में रिएक्ट करके श्वेत धूम्र दे रही है, या फिर OH समूह के साथ में इस तरीके से रिएक्ट करके Cl दे रही है यहाँ पर, और क्या निकाल रही है, H3PO3 के रूप में एक साइड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। मैंने आपको बताया था फास्फोरस जो है वो 2 टाइप के हैलाइड्स बनाता है बेटा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना रहा है। तो देखिए ये वाला कौन सा है, फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5। ठीक है, अब इसके विरचन की विधियां भी देखेंगे हम। देखिए विरचन की विधियां देखेंगे आप, तो विरचन किस प्रकार किया जाएगा, वही आपको क्या लेना है, आपका श्वेत फास्फोरस P4
श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस जब Cl के साथ में रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या देगा आपको, PCl5, यानी कि अब जो है आपको एक्सेस अमाउंट में, यानी कि अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस लेनी पड़ेगी तो आपको क्या मिलेगा, PCl5 मिलेगा। इसी प्रकार आप जब श्वेत फास्फोरस की SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, पहले आपने क्या लिया था, थायोनिल क्लोराइड, अब ये हम क्या लेंगे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में जब आप रिएक्ट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड देखने को मिलेगा। ठीक है, फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड के अलावा यहाँ पर आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में SO2 गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप श्वेत फास्फोरस को क्लोरीन के साथ में या सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट PCl5, यानी कि फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड। ये कौन है आपका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और ये P4 कौन है आपका, श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस क्लोरीन के साथ में सल्फ्यूरिल क्लोराइड में आपको क्या देगा, PCl5 देगा। तो विचरण की विधियां आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए आप PCl5 की ज्यामिति और संकरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए PCl5 का पहले तो हम निकालेंगे संकरण, PCl5 का संकरण देखिए, इसमें कितने बंध नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 बंध नजर आ रहे हैं, यानी कि कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो 1 हो गया S, 3 हो गए P और 1 हो गया D। तो संकरण कौन सा हुआ इसका, sp3d संकरण। कौन सा संकरण है बच्चे, sp3d संकरण यहाँ पर PCl5 का पाया जाता है। अब PCl5 के जो sp3d संकरण है उसकी जो आइडियल ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है बेटे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। में इसको जरा जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे कि एक पेज आपके पास में, बिल्कुल इस प्रकार से कि 3 जो क्लोरीन है वो यहाँ बीच में फास्फोरस है मान लीजिए, तो 3 जो क्लोरीन है वो इस फास्फोरस के साथ में इस तरीके से देखिएगा, ये बीच में जहां से ये पेन मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो तीन क्लोरीन तो एक इस कोने से जुड़ा हुआ है, एक इस कोने से जुड़े हुए हैं और इस कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, और बाकी के 2 क्लोरीन इस तरीके से। तो एक प्लेन में तो क्या हुए, ये 3 बॉन्ड हुए, 3 क्लोरीन, और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे क्या हुए, 2 क्लोरीन इस तरीके से व्यवस्थित है। ये जो 3 क्लोरीन है जो एक ही प्लेन में है वो 202 पिकोमीटर्स की लंबाई वाले होते हैं, जबकि ये और मतलब ऊपर और नीचे वाले जो बंद होते हैं ये 240 पिकोमीटर्स की लंबाई वाले होते हैं। यानी कि PCl5 की जो ज्यामिति होती है बेटे वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी ज्यामिति होती है बच्चों। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडी जो ज्यामिति होती है इसमें 3 क्लोरीन तो निरक्षीय बंध होते हैं। 3 क्लोरीन जो बंधे हुए होते हैं, ये वाले तो 2 टाइप के यहाँ पर बंध होते हैं, अक्षीय बंध और विषुवतीय बंध, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स। विषुवतीय बंध या जिन्हें निरक्षीय बंध भी कहते हैं, और 2 यहां पर होते हैं अक्षीय बंध। ठीक है, अब ये दोनों की लंबाई में डिफरेंस क्यों है कि ये तो 202 पिकोमीटर के हैं जबकि अक्षीय बंध जो है वो 240 पिकोमीटर के होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं। इसका कारण क्या है बेटे, इधर देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला क्लोरीन इस कॉर्नर पे क्लोरीन है, इस कॉर्नर पे भी क्लोरीन है, और इस वाले कॉर्नर पे भी क्लोरीन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है और इसके नीचे यहाँ भी एक क्लोरीन है। इस तरह की स्ट्रक्चर PCl5 के हमारे होती है। ठीक है, अब ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन से 120 डिग्री के कोण पर है और ये वाला भी 120 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, 1 2
3, यानी कि एक ट्रायगोन जो बन रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल के हर एक का कोण जो है वो कौन सा है बेटे, 120 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो विषुवतीय बंध है, इन विषुवतीय बंधों में हर एक का बॉन्ड एंगल कितना है बच्चे, 120 डिग्री का। अब बंध एंगल या बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा है उतना ही कम रिपल्शन होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण उतना ही कम लगेगा। तो ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन को कम प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे ही ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन को कम प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को कम प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि बंध कोण ज्यादा है। बंध कोण अधिक होने की वजह से क्या होता है, यानी कि विषुवतीय बंधों में क्या होता है, बंध कोण कम और बंध कोण अधिक, बंध कोण तो होता है अधिक और प्रतिकर्षण होता है कम। ठीक है, तो विषुवतीय बंधों में बंध कोण अधिक होने की वजह से प्रतिकर्षण कम होता है, जबकि एक एक्सियल बॉन्ड या अक्षीय बंध जो है इन विषुवतीय बंधों से कितने डिग्री का कोण बना रहा है बेटे, देखो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहां से भी और यहां से भी। यानी कि ये देखिए आप, अक्षीय बंध जो है वो विषुवतीय बंधों के साथ में 90 डिग्री का कोण रखता है। अब 90 डिग्री का कोण रखता है तो बताइए ये कोण का मान और इस कोण के मान में से कम कोण का मान किसका है, इसका। तो यानी कि यहाँ पर 3 विषुवतीय बंध अक्षीय बंधों पर रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे, प्रतिकर्षण ज्यादा लगाएंगे। प्रतिकर्षण ज्यादा लगने की वजह से क्या होगा, इन बंधों की जो लंबाई है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। प्रतिकर्षण हो रहा है ना, प्रतिकर्षण की वजह से जो लंबाई है इसका, ये लंबाई बढ़ जाएगी और इनकी लंबाई जो है वो कम ही रहेगी। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ 3 विषुवतीय बंध 90 डिग्री के कोण से अक्षीय बंधों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे अक्षीय बंधों की लंबाई अधिक हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षीय बंधों की लंबाई विषुवतीय बंधों से अधिक क्यों है, तो 3 विषुवतीय बंध जो हैं वो 90 डिग्री के कोण से अक्षीय बंधों को प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण जो अक्षीय बंध है उनकी लंबाई विषुवतीय बंधों से अधिक हो जाती है। समझ में आया बेटे? तो संकरण कितना है, sp3d संकरण। ज्यामिति कैसी है, त्रिकोणीय पिरामिडी ज्यामिति। इसमें से 3 बंध जो है वो कौन से होते हैं, विषुवतीय बंध होते हैं, जबकि 2 बंध कैसे होते हैं, अक्षीय बंध होते हैं। अक्षीय बंधों की जो लंबाई होती है 240 पिकोमीटर की होती है, जबकि विषुवतीय बंधों की लंबाई 202 पिकोमीटर की होती है। क्यों ऐसा होता है कि ये वाली लंबाई ज्यादा और ये वाली लंबाई कम है? तो 3 विषुवतीय बंध अक्षीय बंधों को 90 डिग्री से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा है, प्रतिकर्षण ज्यादा लगने की वजह से इन बंधों की जो लंबाई होती है बेटे वो बढ़ जाती है। इसलिए अक्षीय बंध विषुवतीय बंधों से अधिक लंबे पाए जाते हैं। देखिए गुण की बात करते हैं। PCl5 जो है इसके गुणों में सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे PCl5 में अभी आपने देखा संकरण और ज्यामिति में कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है बेटे, असममित है। अक्षीय बंध जो है वो ज्यादा लंबे हो रहे हैं, विषुवतीय बंध जो है वो थोड़े कम लंबे हो रहे हैं। तो लंबाई की वजह से क्या हो रहा है, PCl5 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जा रही है, आपकी असममित स्ट्रक्चर हो जा रही है। तो इसलिए जब आप इसको ठंडा करके इसको क्रिस्टलीकृत करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टलीकृत होता है। देखिए क्या होता है कि जो PCl5 है, जब आप इसको ठंडा करके क्रिस्टलीकृत करेंगे तो ये क्रिस्टलीकृत PCl5 की फॉर्म में ना होकर के एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में होगा, जो कि होगा PCl4+ और PCl6- की फॉर्म में। तो ये जो एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस आयनिक कंपाउंड में
सभी बंधों की जो लंबाई होती है, मतलब PCl5 जो है इसमें आप देखिए अक्षीय बंध, अक्षीय बंध जो थे वो उनकी लंबाई ज्यादा थी, किनसे? विषुवतीय बंधों से। विषुवतीय बंध लंबाई से, अक्षीय बंध लंबाई विषुवतीय बंध लंबाई से अधिक थी। इस वजह से कैसा था? असममित था। कैसा था बेटा? असममित। जबकि आप जब इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके क्रिस्टलीकृत करते हैं, तो ये एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में क्रिस्टलीकृत होता है। इस आयनिक कंपाउंड में क्या है कि सभी यहां पर सभी 4 बंध कैसे हैं? समान लंबाई के। सभी 4 बंधों की लंबाई कैसी है? समान है। और सभी कैसे हैं? चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित हैं। सभी चतुष्फलकीय रूप से अरेंज है। ठीक है। और इस वाले में क्या हो रहा है कि सभी 6 बंध, सभी 6 बंध समान लंबाई के हैं। सभी 6 बंध समान लंबाई वाले हैं और ज्यामिति कैसी है इसकी? अष्टफलकीय। कैसी है बेटे? अष्टफलकीय यहाँ पर ज्यामिति है। तो क्या होता है कि जब आप PCl5 का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो ठंडा करने पर ये एक आयनिक क्रिस्टल के रूप में विभक्त हो जाता है। असमानुपातन यहाँ पर हो जाता है। तो असमानुपातन की वजह से क्या होता है? ये क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है PCl5 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो जालक ऊर्जा निकलती है उसका मान बहुत कम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से जो बनने वाला क्रिस्टल है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। जबकि जब आयनिक क्रिस्टल बनता है तो ये एक सममित चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रूप में आपको नजर आता है, जिसमें सभी बंधों की लंबाइयां एकदम समान होती हैं। तो ये ठंडा करके आयनिक क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलाइज होता है। और जब आप इसको वापस से गर्म कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला गुण इसका ये आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चे। तो पहला ही गुण इसका क्या है? इसके क्रिस्टलीकरण का। क्रिस्टलीकरण का होने पर ये क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है कुछ इस प्रकार से। दूसरा गुण आप इसका देखिए कि PCl5 जो है ना बेटा, वो एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। देखिए कम ताप पर तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, परंतु अधिक ताप पर ये वियोजित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि भाई कम ताप पर तो इसका क्या होगा बेटा? ऊर्ध्वपातन। कम ताप पर इसका क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। कम ताप पर ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जबकि अधिक ताप पर ये वियोजित हो जाता है बेटा। इसका क्या हो जाता है? वियोजन। कैसे हो जाता है? देखिए यदि आपने PCl5 को अधिक ताप पर रखा तो ये PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाता है। तो अधिक ताप यदि आपने दे दिया ना तो इस प्रकार से ये अपने छोटे कंपाउंड्स में टूट जाएगा। क्लियर है। परंतु कम ताप पर ये क्या होगा? ऊर्ध्वपातित होगा। ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें कि ठोस सीधा ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना लिक्विड अवस्था में आए। क्लियर है। तो कम ताप पर तो ये क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातित होता है, जबकि अधिक ताप पर ये क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है उच्च ताप पर। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी इसकी देखिए। अगला गुण इसका है जल अपघटन। अब आप क्या करवा सकते हैं? इसका जल अपघटन भी करवा सकते हैं। तो तीसरा ही पॉइंट इसका क्या है? जल अपघटन। देखिए आपका जो PCl5 है जल द्वारा अपघटित होकर के
क्या बनाता है, PCl5। अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से ना लिख करके थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा, आपको क्या करवाना है, जल के साथ में इसकी अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो आप लिखिए जल का मॉलिक्यूल इस प्रकार, और PCl5 जो है हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और 3 Cl हम बना देंगे नीचे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई यहां से तो HCl बाहर निकल गया और POCl3 अलग हो गई, तो इसका क्या हुआ है, कंप्लीटली जल अपघटन, यानी कि 2 मोल इसमें से HCl के बाहर और 1 मोल POCl3 अलग। देखिए कितनी सामान्य सी और सिंपल सी रिएक्शन है। आपको क्या करना है, जल और PCl3 की रिएक्शन करवानी है। जल और PCl3 की रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से लिख करके करवानी है जिससे कि HCl अलग हो जाए और POCl3 यहाँ से बाहर निकल जाए। तो जल अपघटन कुछ इस प्रकार होता है। अब यहाँ जो POCl3 आपको प्राप्त हुआ है, इस POCl3 की स्ट्रक्चर भी आप देखिए। इस POCl3 की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस POCl3 की स्ट्रक्चर इस प्रकार की आपको नजर आएगी। ठीक है, अगर आप इसका दोबारा जल अपघटन करवाते हैं, यदि आप इसका दोबारा से जल अपघटन करवाते हैं तो 3 मोल H2O के साथ में ये क्या बना लेगा बच्चों, यहां भी OH, ये जो Cl है इसको ये OH जो है वो रिप्लेस कर देगा। यहां से ये OH जो है Cl को हटा देगा और खुद आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ से 3 HCl मुक्त हो जाएंगे। तो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। क्या मिलेगा बेटे, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल यहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है कि जल अपघटन से क्या मिल रहा है, सीधी सी बात है कि बेटे PCl5 के जल अपघटन से आपको क्या मिला, एक तो आपको POCl3 मिला, इस POCl3 को वापस से आपने जल अपघटन करवाया तो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिला ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाने की भी एक अच्छी विधि मानी जाती है। अगली विधि की बात करें, यदि यही काम हम भारी जल के साथ में भी करवाएं तो भी हो जाता है। H2O की जगह पे आप D2O ले लीजिएगा, है ना, D2O भारी पानी, D2O है ना, ड्यूटेरियम। अब देखो OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के साथ भी ये रिएक्शन शो करता है। किस प्रकार से रिएक्शन शो करता है, चौथा गुण देखिएगा इसका कि OH समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया शो करता है। देखिएगा, पहली अभिक्रिया मैं करवा रही हूं इसकी आपके इथेनॉल के साथ में। ठीक है, इथेनॉल के साथ में जो PCl5 है वो किस प्रकार से रिएक्शन शो करेगा। देखिए, फास्फोरस को इसके नीचे रखिए, एक Cl यहाँ बनाइए, एक Cl यहाँ बनाइए और 3 Cl इस तरीके से। एक चिड़िया वाली रिएक्शन में इसको बोलती हूँ बेटे, है ना, चिड़िया वाली रिएक्शन थे, आपको ये चीज समझ में आएगी। तो बताओ, HCl अलग, C2H5Cl अलग और POCl3 यहाँ से अलग। देखो HCl भी अलग, POCl3 भी अलग और आपका C2H5Cl भी अलग। हालांकि ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको सबसे आगे लिखना चाहिए, चलो मैं लिख भी देती हूँ, C2H5Cl और ये हो गया आपका HCl। तो इस प्रकार से आपको इसका OH वाले कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऐसी रिएक्शन को यदि मैं एसिटिक अम्ल के साथ करवाऊं, देखिए अगली रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O OH, इसके साथ में यदि मैं PCl5 की रिएक्शन करवाऊं तो देखिएगा, वही चिड़िया बनानी है हमें PCl5 की। कैसे बनेगी, देखिए ये रही चिड़िया, ये इसके 2 पंख और ये उसकी पूंछ, 1 पूंछ, 2 पूंछ, 3 पूंछ, चिड़िया वाली रिएक्शन। अब इस चिड़िया वाली रिएक्शन में देखिए HCl अलग, कार्बोनिल क्लोराइड अलग और POCl3 अलग, यानी कि क्या क्या अलग हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl यहां से अलग हो जाएगा, देन HCl भी यहां से अलग हो जाएगा और POCl3 आपको यह साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो POCl3 जो है वो मेन प्रोडक्ट आपको, मतलब जो साइड प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा। तो PCl5 की रिएक्शन
मैं बोलती हूँ चिड़िया वाली रिएक्शन। देखो चिड़िया बन रही है, ये रही चिड़िया, ये एक का पंख, ये चिड़िया का दूसरा पंख, और ये चिड़िया की हो गई पूंछ। ठीक है, तो चिड़िया वाली रिएक्शन से आप इसको PCl5 की रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, अगला गुण देखिए, इसके अपचायक गुण के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका, तो OH समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के साथ में इस प्रकार से चिड़िया वाली रिएक्शन शो करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके ऑक्सीकारक गुण की, इसके ऑक्सीकारक गुण की। तो देखिए PCl5 में जो फास्फोरस होता है उसका ऑक्सीकरण अंक होता है बेटा +5। ठीक है, अब +5 से ये अधिक नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक इसका कम जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका खुद का क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये सामने वाले का क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण करवाएगा। इसलिए ये कौन से गुण प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकारक गुण। इसके ऑक्सीकारक गुण को देखिए, क्या होता है कि जैसे इसने सिल्वर के साथ में रिएक्शन करा, तो आपका जो PCl5 है इसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है वो इस तरीके से अपचयित हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन देखिए, टिन के साथ में भी आपका जो PCl5 है वो रिएक्ट करके इसको भी क्लोराइड बना देगा और खुद जो है वो अपचयित हो जाएगा। तो हुआ क्या है, टोटल मिलाकर के बात यह है कि PCl5 में फास्फोरस की +5 ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है। फास्फोरस में क्या ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है, +5 ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है, जिसके कारण यह स्वयं अपचयित होकर अन्य तत्वों का ऑक्सीकरण कर देता है। तो ऑक्सीकरण करने की वजह से ये क्या शो करता है, ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, अब ऑक्सीकारक गुण देता है तो सामने वाले का क्या करा देगा, ये ऑक्सीकरण कर देगा। बोली बात समझ में आई। PCl5 में फास्फोरस जो होता है इसके ऊपर कितना, +5 ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है। यानी कि जब ये किसी मेटल्स के साथ में या किसी अन्य तत्वों के साथ में रिएक्ट करता है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो कंपाउंड है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीकरण अंक जो है वो कम हो गया। इस ऑक्सीकरण अंक का कम होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब ये जो अपचयन है बच्चों, इस खुद का तो क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ और इसने दूसरे का क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया। तो यानी कि ये कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाने हेतु ये काम में लिया जा रहा है। देखिए आप, सिल्वर का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक है 0, जबकि यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक है +1। तो देखिए सिल्वर का क्या करवा दिया इसने, देखिए यहाँ पर इसने सिल्वर का क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। तो ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में PCl5 जो है फास्फोरस की ऑक्सीकरण अंक +5 से +3 में शिफ्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से सामने वाले का क्या करवा रहा है, अपचयन करवा रहा है और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, PCl3 और PCl5 दोनों समझ में आए। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक प्रश्न की। इस प्रश्न को देखिए गौर से कि प्रश्न क्या बोलता है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेटा, जो साम्यावस्था और PCl3 PCl5 के जो मोल्स हैं इन दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो PCl3 वाले यानी कि फास्फोरस के हैलाइड वाले चैप्टर में भी आ सकता है, टॉपिक में भी आ सकता है और साम्यावस्था में भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है कंबाइंड क्वेश्चन आने की बोर्ड में संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, PCl5 के 3 मोल, PCl5 के 3 मोल, PCl3 के 3 मोल तथा Cl2 के 2 मोलों को
कितने कितने, PCl5 के 3 मोल, PCl3 के भी 3 मोल और Cl2 के कितने 2 मोल। PCl3 और PCl5 के कितने कितने 3 और Cl2 के कितने बेटे 2 मोलों को यदि एक बंद पात्र में लिया जाए, यदि इनको सबको एक बंद पात्र में रख दिया जाए। अब यदि साम्य अवस्था पर पात्र में PCl5 के 1.5 मोल हैं, तब इसमें PCl3 के कितने मोल उपस्थित होंगे। देखिए दिखने में क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बच्चों जैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है कि इसको कैसे करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इस टाइप के जब क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लिया करो। क्या बोल रहा है भाई, PCl5 बोल रहा है, अच्छी बात है। अभी मोल वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या बोल रहा है भाई, पहले तो बोल रहा है PCl5, फिर बोल रहा है ये PCl3 और फिर बोल रहा है ये Cl2। तो यार PCl5, PCl3 और Cl2 में जो संबंध निकल के आता है यहां से, वो देखिए क्या होता है। इन तीनों में एक इक्वेशन आप लोगों को देखने को मिल रही होगी भाई, PCl5 जो है PCl3 में और Cl2 में वियोजित होता है। देखो हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब ये वाली इक्वेशन कहाँ से आएगी, इस फास्फोरस वाले चैप्टर के हैलाइड वाले पोर्शन से ही आएगी। और ये कैसी एक इक्वेशन बोल रहा है, साम्य वाली इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन बोल रहा है ना, यानी कि ये इसमें और ये जुड़ करके इसमें कन्वर्ट होते रहते। तो ये कैसी एक रिवर्सिबल है रिएक्शन है, ठीक है, कैसी रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट साइड भी जाती है और जो वापस रिएक्टेंट साइड भी आती है। क्लियर है। अब क्या बोला उसने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था कि ये क्वेश्चन हैलाइड वाले पोर्शन में से भी है और ये क्वेश्चन साम्य अवस्था वाले जो आपका चैप्टर है उसमें से भी आता है। तो साम्य अवस्था से अब पहले तो हम अपने जो इनऑर्गेनिक है उसमें से PCl3 और PCl5 वाली जो रिएक्शन है इसको लेंगे। अब इसमें हम साम्य अवस्था वाला चैप्टर मिक्स करेंगे। देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आरंभ में किसके कितने मोल लिए थे, पहले हम वो लिख लेते हैं। PCl5 के कितने मोल बोल रहा है बच्चों, 3 मोल बोल रहा है। तो भाई आरंभ में इसके मोल कितने थे, 3 मोल, ठीक। अब 3 मोल इसके थे और आरंभ में इसके भी मोल कितने लिए गए थे, 3 लिए गए थे। और इसके मोल कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, 2 दिए गए। अच्छी बात है। अब आरंभ में मोल के बाद में इनकी रिएक्शन होएगी, बोलो होएगी भाई। आरंभ में जब इसके इतने इतने मोल हैं तो ये आपस में रिएक्शन भी तो करेंगे। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसमें से कुछ मोल जो है वियोजित होंगे और इसके कुछ मोल बनेंगे। तो वियोजित होंगे इसका मतलब इसमें से कम होंगे ना। तो साम्य अवस्था पर मोल अगर हम लिखें तो कितने आएंगे, देखते हैं। साम्य अवस्था पर मोल कितने आ रहे हैं भाई, इसमें से कुछ मोल कम हो रहे हैं। हमें नहीं पता कितने कम हो रहे हैं, हमने इसलिए उसको क्या मान लिया, x मान लिया। क्यों, क्योंकि PCl5 वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए यहां पर लगाएंगे बच्चों हम माइनस। क्लियर। तो कुछ मोल इसमें से टूट रहे हैं और जितने मोल यहां से टूट रहे हैं उसमें से कुछ मोल इसके बन रहे हैं और कुछ मोल इसमें भी बन रहे हैं, है ना। तो प्लस हो जाएंगे, इसमें से तो वियोजित हो रहे हैं और ये जो है बन रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई यदि साम्य अवस्था पर यानी कि इस वाली अवस्था पर पात्र में PCl5 के 1.5 मोल हैं, यार मतलब कहने का मतलब है इसका कि जो x की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पर 1.5 दी हुई है। तो PCl3 के कितने मोल उपस्थित होंगे अभी निकाल लेते हैं। देखिएगा कि प्रश्न के अनुसार कितने मोल वियोजित हो रहे भाई, साम्य अवस्था पर पात्र में PCl5 के इतने मोल हैं, यानी कि इतने मोल वियोजित होने के बाद में इतने मोल इसके बच गए। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें, बोलिए भाई। पात्र में वियोजित होने के बाद इतने मोल हैं तो ये तो वियोजन हो गया, वियोजित होने के बाद इतने मोल बचे। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू जब आप निकालेंगे बेटा तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, यहां से 1.5 मोल ही आएगी। बोलिए आ गई। अब जब 1.5 मोल x की वैल्यू आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि भाई वियोजित मोल मतलब साम्य अवस्था पर इसके अगर वियोजित मोल इतने हैं
तो इतने मोल इसमें से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यानी कि वियोजित हुए हुए मोल जो है वो इतने आ गए। तो PCl3 के मोल कितने बचे? देखो ये साम्य अवस्था पर PCl3 की मोल है तो 3 प्लस x मोल बचे। अब 3 प्लस x की वैल्यू यहां से हमने निकाली 1.5, तो टोटल आंसर आ गया आपका 4.5 मोल। कितना? 4.5 मोल। बोलिए आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या किया, PCl5, PCl3 और Cl2 की एक आयनिक इक्वेशन या जो एक रासायनिक इक्वेशन है वो हम लोगों ने यहां से निकाली कि भाई PCl5 के मोल PCl5 का 1 मोल वियोजित होकर के PCl3 का 1 मोल और Cl2 का 1 मोल देता है। परंतु प्रश्न क्या बोल रहा है कि आरंभ में यदि इसके 3 मोल, इसके भी 3 मोल और इसके 2 मोल लिए जाएं और साम्य अवस्था पर PCl5 के 1.5 मोल प्राप्त हो या 1.5 मोल ही बचे तो आप PCl3 के मोल्स को निकालिए। तो भाई साम्य अवस्था पर इसमें से इतने मोल डिसोसिएट हुए या वियोजित हुए, इसके इतने मोल बने, इसके भी इतने मोल बने, हमने ऐसा माना। तो अब प्रश्न के अनुसार 3 माइनस x जो है वो कितना है? 1.5 मोल है। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 1.5 मोल। भाई 3 माइनस 1.5 अगर आप करेंगे तो 1.5 मोल ही आएंगे ना। तो PCl3 के मोल निकाल लो भाई, x की वैल्यू इसमें रख दो और ये आ जाएगा आपका प्रश्न का आंसर। बोलिए, था ना सिंपल क्वेश्चन। 2 लेक्चर्स या 2 चैप्टर्स एक साथ मिक्स करके इस तरह के क्वेश्चन जो है वो NCERT देता है और इस टाइप के क्वेश्चंस की बोर्ड में आने की संभावना भी बनती है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों की आप लोगों को क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो PCl3 और PCl5 के बारे में हम लोगों ने यहाँ संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। एक क्वेश्चन भी किया जो 2 अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स करके बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोग जो है इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।